आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सामने पे लिखा हुआ है डिरिचलेट्स थ्योरम। इसको डिरिक्लेट्स थ्योरम भी पढ़ते हैं, डिरिचले भी पढ़ते हैं, डिरिचलेट भी पढ़ते हैं। डिपेंड करता है कि क्योंकि जर्मन नेम है तो ये डिपेंड करता है कि कौन प्रोनाउंसिएशन कर रहा है। तो यूजुअली हम लोग इसे डिरिचलेट ही पढ़ते हैं, डिरिक्लेट भी पढ़ते हैं कई लोग, तो आप देख लीजिए। तो जब बीटा एंड गामा फंक्शन था वहाँ लास्ट पे मैंने आपको हिंट दिया था कि डिरिचलेट थ्योरम होती है और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में होती है। मैंने स्टेटमेंट दिया था वहाँ पे, और स्टेटमेंट दिया था उससे आगे ना हमने उस पर कोई क्वेश्चन किए थे और ना ये देखा था कैसे इससे ट्रिपल इंटीग्रेशन में हेल्प मिल सकती है। अब वहाँ पे मैंने केवल इशारा किया था कि जब ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएगा तो हम इस पे बात करेंगे। अभी हमें डबल इंटीग्रेशन भी पता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन भी पता है। तो अब हम इस थ्योरम को देखते हैं। इस थ्योरम से जो क्वेश्चन हमने अभी तक किए डबल या ट्रिपल इंटीग्रेशन के, तो कई जगहों पे ऐसा था कि थोड़ी प्रोसेस लंबी हो गई। इससे वो प्रोसेस बिल्कुल बिल्कुल लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो स्टेटमेंट आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने बताया था। मान के चलो एल, एम और एन तीन इंटीजर हैं। आपको याद होगा एल, एम और एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। एल, एम, एन आर ऑल पॉजिटिव। जब ये इंटीजर हो, आपको पता है बीटा एंड गामा फंक्शन में जो फॉर्मूले होते हैं वो थोड़ा और ब्यूटीफुल, थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है, मतलब आसानी से निकल जाता है फैक्टोरियल के टर्म में। डिफाइन तो बिना पॉजिटिव इंटीजर के भी हो जाता है, वो केवल पॉजिटिव से हो जाते हैं, लेकिन तब थोड़े उनकी वैल्यू थोड़ा नाइस हो जाती है। ऐसे यहाँ पे अगर इंटीजर हो तो गामा फंक्शन आ रहे हैं तो वैल्यू आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अच्छी मतलब फैक्टोरियल में मिल जाएगी, नहीं तो फिर भी यूज होगी लेकिन वो फैक्टोरियल में आंसर नहीं आता है। डिरिच डिरिचलेट थ्योरम के हिसाब से जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है, देखो लिमिट भी नहीं लिख रहा हूँ मैं। एक्स टू द पावर एल माइनस वन, वाई टू द पावर एम माइनस वन, जेड टू द पावर एन माइनस वन, ये वाला ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड, इसकी आप सीधे वैल्यू लिख दीजिए। वो होती है गामा ऑफ एल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर डिवाइड कर दो, फिर सम सबका। सिर्फ एक कंडीशन है, एक कंडीशन तो ये है एल एम एन पॉजिटिव हो। लेकिन ये इंटीग्रल की बाउंड्री क्या है? ट्रिपल इंटीग्रेशन में आपने देखा होगा इंटीग्रल किस वॉल्यूम में कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, वेर द इंटीग्रल is extended to all positive values of x, y, z subject to the condition x plus y plus z लेस देन इक्वल टू वन। मतलब एक्स वाई जेड पॉजिटिव होने चाहिए। तो अगर थ्री डायमेंशन में है आप तो आसान शब्दों में कह सकते हैं आप ऑक्टेंट, पॉजिटिव वाला ऑक्टेंट मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट। लेकिन एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू होगा वन। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, ये तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन तो एक प्लेन की इक्वेशन होती है, और हमेशा हमारे पास जो है बाउंड्री प्लेन की तो होगी नहीं, क्योंकि जैसे इलिप्सॉइड हो सकता है हमारे पास या स्फीयर हो सकता है सिंपल केस, तो वहाँ तो ये अप्लाई ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो मेन थ्योरम है। इसके बाद आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसको आप मैनिपुलेट कीजिए और इस टाइप की कंडीशन लाइए वेरिएबल में, वो हम करके दिखाएंगे अभी आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में, तो उन्हें भी किया जा सकता है। सबसे पहले इसका एक प्रूफ देख लीजिए, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डबल इंटीग्रेशन आपने पढ़ाई है तो मैं तीन की जगह दो के लिए प्रूफ दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। सेम टू सेम अप्रोच से आप तीन के लिए कर लीजिए। डबल इंटीग्रेशन में जो कंडीशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू वन तक, और बाकी एक्स भी जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, वाई भी ग्रेटर देन जीरो है। तो हमारा जो इंटीग्रल हो जाएगा आई कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वाई पॉजिटिव है जीरो से कहाँ तक जाएगा? इक्वेशन आपके सामने पर है, डबल इंटीग्रेशन आपने अच्छे से पढ़ लिया है, वन माइनस एक्स तक।
एक्स 0 से कहाँ तक जाएगा, क्योंकि जब हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाई जा चुका है 0 to 1। और इंटीग्रल क्या है, एक्स टू द पावर एल माइनस 1 वाई टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स डी वाई। इसे इंटीग्रेट कीजिए। एक्स टू द पावर एल माइनस 1 तो कांस्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में। तो y टू द पावर m माइनस 1 है तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y टू द पावर m हो जाएगा और डिवाइडेड बाय m हो जाएगा, तो उस m को आप बाहर ला दीजिए, 0 to 1 माइनस एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू द पावर l माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर m, और फिर y की वैल्यू 0 रखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, dx। और ये हमें पता है, ये गामा फंक्शन के टर्म में इसकी वैल्यू हमें पता है 1/m। ये या बीटा फंक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होगी, बीटा एल कोमा एम प्लस 1। ठीक है, अब बीटा फंक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं गामा फंक्शन में, कीजिए 1/m तो यहीं पर रहेगा, नहीं तो आपको इसकी वैल्यू याद है तो डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। कितना हो जाएगा, गामा ऑफ एल गामा ऑफ एम प्लस 1 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एल प्लस एम प्लस 1। ये कहाँ से आया है, ये बीटा और गामा फंक्शन के बीच का जो रिलेशन होता है वहां से आया है। साथ ही में आपको पता है गामा फंक्शन ऑफ m प्लस 1 कितना होगा, m गामा m होगा। ठीक है, तो जैसे आप उसे m गामा m लिखेंगे, m ऊपर नीचे दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, गामा l तो होगा ही, गामा m भी होगा, डिवाइडेड बाय गामा ऑफ l प्लस m प्लस 1 होगा। तो यहीं पे आप इसे छोड़ दीजिए, यही तो प्रूफ करना था। डिरिचलेट थ्योरम में आपको 2 के लिए आपने प्रूफ कर दिया, ये 3 के लिए था, यहाँ पे जेड भी है, तो जेड हमने हटा दिया तो एन हट गया, तो यहाँ से भी एन हट गया, तो सेम टू सेम ये प्रूफ आ गया। तो मैंने 2 के लिए किया, आप 3 के लिए कर दीजिए। 3 के लिए सेम टू सेम ऐसे होगा, एक इंटीग्रल और आ जाएगा, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। और इस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि अगर हम 3 के लिए करेंगे तो टाइम नहीं बच पाएगा। लेकिन उससे पहले एक कमेंट करना चाहूँगा मैं, ये थ्योरम जो है ट्रू रहती है कितने भी इंटीग्रल हो, मतलब कितने भी वेरिएबल हो। तो अगर मोटा मोटी कहें तो हम n टाइम इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप इसको n टाइम इंटीग्रेट करते रहिए, x1 टू द पावर l1 माइनस 1 लेते रहिए, x2 टू द पावर भी लेते रहिए, xn टू द पावर ln माइनस 1 लेते रहिए, और dx1 dx2 dx3 dx2 अप टू dxn। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा l1 गामा l2, और ये चलता रहेगा गामा ln तक, और डिवाइड कर दीजिए गामा ऑफ l1 प्लस l2 प्लस 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 ln प्लस 1। तो ये सबके लिए ट्रू होती है, कितने भी वेरिएबल क्यों ना हो। अब पहले इस पर बेस्ड एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे, और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे जो हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन में पहले भी किए हैं। सेम टू सेम वही डबल इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2l माइनस 1 for all positive values of x and y such that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ये देख लीजिए, क्योंकि जब हम डिरिचलेट थ्योरम्स पढ़ रहे थे या डिरिचलेट थ्योरम पढ़ रहे थे, वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि पॉजिटिव वैल्यू तो ठीक है, क्योंकि ऐसे मैक्सिमम फिगर हमारे पास सिमेट्रिकल ही होते हैं। मैक्सिमम सिमेट्रिकल होते हैं, इससे मेरा मतलब है कि सिलेबस में हमारे फर्स्ट ईयर के तो मैक्सिमम तो सिमेट्रिकल ही है, चाहे वो इलिप्सॉइड हो या जो जिस भी टाइप का हमने कर्व पढ़ा है। तो इसलिए ये बात तो ठीक है, इंटीग्रेट किया जा सकता है केवल एक्स वाई जेड की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, बाकी हम सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन बाउंड्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 मतलब एक प्लान की होगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं थी, यहाँ पर भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर्कल की है, तो कैसे करेंगे। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि कहीं से पॉजिटिवनेस भी प्रिजर्व रहे, साथ ही में जो ये बाउंड्री कंडीशन है आपके सामने पे, ये भी उसी फॉर्म की आ जाए। अगर कर पाए हम तो तब हमें डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे,
एक लिमिट फाइंड कर रहे थे, दूसरी कर रहे थे, फिर तीसरी, चौथी। फिर हमें वो करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना लिमिट जाने भी हम आंसर लिख सकते हैं। कैसे? सिंपली देखिए, आप क्या कीजिए, सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है? एक्स बाई सी होल स्क्वायर प्लस वाई बाई सी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन गिवन है। तो हमने क्या कर दिया, एक्स बाई सी होल स्क्वायर को मैंने यू रख लिया। इसका मतलब एक्स की वैल्यू आप लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट यू हो जाएगा, मतलब 1/2, और उसके बाद सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसलिए किया है कि डी एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, सी 1/2 यू टू द पावर माइनस 1/2, और साथ ही में डी यू। वाई बाई सी को भी आप ऐसे लिख लो, होल स्क्वायर को स्मॉल वी लिख लीजिए। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल वी टू द पावर 1/2, और सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब डी वाई कितना हो जाएगा, सी 1/2 वी टू द पावर माइनस 1/2 डी वी। इसलिए जो इंटीग्रल है हमारा क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन। लिमिट हमने रखी भी नहीं अभी। सबसे पहले क्या था, x टू द पावर 2l माइनस 1, एक्स तो इतना है, तो c टू द पावर 2l माइनस 1 यहाँ से मिल जाएगा। वैसे ही y से भी c टू द पावर 2m माइनस 1 मिल जाएगा। उसके बाद dx से एक c मिलेगा और एक dy से एक c मिलेगा, तो +1 हो जाएगा। ठीक, और साथ ही में 1/2 भी मिल जाएगा, तो c/4 तो ऐसे हो गया। मैंने सारे कांस्टेंट एक बार लिख लिए इस क्वेश्चन में। एक x में है c, एक y में है c, एक dx में है, एक dy में है। सारे c मैंने एक साथ लिख लिए। साथ ही में 1/2 भी कांस्टेंट था, उनको भी लिख लिया। अब कितना है, x टू द पावर 2l माइनस 1 u टू द पावर 1/2 टू द पावर 2l माइनस 1 v टू द पावर 1/2 टू द पावर 2l माइनस 1। dx कितना है, u टू द पावर माइनस 1/2, और dy v टू द पावर माइनस 1/2 du dv। इनको सबको एक साथ रख लीजिए, और जो कांस्टेंट है उन्हें एक साथ रख सकते हैं आप। 2l प्लस 2m और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/4 बचा हुआ है, तो 1/4 c टू द पावर 2l प्लस 2m बाहर है, इंटू डबल इंटीग्रेशन u टू द पावर 1/2 है, तो आप इसे थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इसके साथ -1/2 पावर भी है, तो अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसे, l माइनस 1/2 v टू द पावर l माइनस 1/2 इंटू यू टू द पावर माइनस 1/2 v टू द पावर माइनस 1/2 डी यू डी। और अगर आप समझ गए, सीधे अगला स्टेप लिख सकते हैं। ये मैंने एक बार 1/2 पावर से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिया, और -1/2 पावर तो है ही है। तो ये कितना हो जाएगा, c टू द पावर 2l प्लस 2m डिवाइडेड बाई 4 डबल इंटीग्रेशन u टू द पावर l माइनस 1 v टू द पावर l माइनस 1 डी यू डी वी। और अब यहाँ पे डिरिचलेट्स फॉर्मूला यूज हो सकता है। कैसे? सेम टू सेम वही तो है, टू वेरिएबल केस। u और v पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जो मेन फंक्शन x और y है वो पॉजिटिव है। u तो सिर्फ इतना ही है, इसलिए u भी पॉजिटिव होगा, साथ ही में v भी पॉजिटिव होगा, और साथ ही में u प्लस वी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि कंडीशन पहले ही गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा, गामा एल, गामा, यहाँ दोनों जगह पे एल एल आ गए हैं, तो शायद मैंने छोटी सी गलती की है यहाँ पे एम आना चाहिए था, क्योंकि जो गामा फंक्शन है उसके क्वेश्चन में पहले से ही एम है, इसलिए यहाँ पे एम हो जाएगा। इसे थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे एम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लिया है मैंने एम। तो एल गामा एम डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एल प्लस एम प्लस 1, छोड़ दीजिए। अब चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। एक क्वेश्चन वॉल्यूम का भी देखते हैं, होता है कि नहीं होता है। सेम टू सेम, वॉल्यूम किस चीज़ का निकालना है आपको, इलिप्सॉइड का या स्फीयर का, जिसका निकालना है। मैं थोड़ा जनरल केस बताता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट उनसे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ
x अपॉन a टू द पावर 2/3 प्लस y अपॉन b टू द पावर 2/3 प्लस z अपॉन c। एस्ट्रॉइड आपने देखा होगा, एस्ट्रॉइड नहीं, हाइपोसाइक्लॉइड था वो, आपको याद होगा। x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू e टू द पावर 2/3, वो तो एस्ट्रॉइड होता है। लेकिन जब उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, x अपॉन a हो जाता है और y अपॉन b हो जाता है, मैंने आपको बताया था, तो एक प्रकार से साइक्लॉइड ही होता है वो। तो वही 3 डायमेंशन में है ये। अगर ए बी सी इक्वल किए जाए समझने के लिए, ए और बी और सी तीनों इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएगा ये सेम टू सेम एस्ट्रॉइड है, लेकिन 3 डायमेंशन में। एस्ट्रॉइड 2 डायमेंशन में दिखता है, लेकिन इसमें तीसरी भी है। तो मतलब कहीं से भी देखो एस्ट्रॉइड जैसा ही दिखेगा। एस्ट्रॉइड को अगर आप सामने से देखोगे तो एस्ट्रॉइड जैसे दिखेगा, बगल से देखोगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल है। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे आप एक पेपर को सामने से देखोगे तो प्लेन दिखेगा, लेकिन तिरछा होकर देखोगे तो स्ट्रेट लाइन दिखेगी, क्योंकि एंगल बदल गया। लेकिन ये 3 डायमेंशन में होने के कारण कहीं से भी देखो दिखेगा, और एस्ट्रॉइड की तरह ही दिखेगा। अब इसमें क्या है, वो जो मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम तो सिमेट्रिकल ही फिगर आते हैं, तो ये भी सिमेट्रिकल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एक्स की पावर 2 है, वाई की 2 है, जेड की 2 है, सब जगह 2 है, इसलिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड कुछ भी कर लो फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए इसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना पहले ऑक्टेंट में होगा, और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, उतना तो इसका वॉल्यूम होगा। मतलब हमारे पास फ्रीडम तो है कि हम फर्स्ट को ऑक्टेंट को लें, सॉल्यूशन फर्स्ट ऑक्टेंट लें, और फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इतनी फ्रीडम तो है हमारे पास लेने की, सिमेट्री के कारण, क्योंकि सिमेट्री के कारण फर्स्ट ऑक्टेंट में लेंगे, उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। दूसरी जो प्रॉब्लम है हमारे पास, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो वेरिएबल होना चाहिए था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि है नहीं, लेकिन हम इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए वॉल्यूम कितना होगा, इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट। वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट, इसी को निकालिए पहले आप, तो उसको कैपिटल वी कह दीजिए। वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट को आप कैपिटल वी कह दीजिए, या V1 कह दीजिए, जो आपको पसंद हो। क्या होगा, वो 3 बार इंटीग्रेशन होता है किसका, dx dy dz का। ये हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन से पता है। तो ठीक है, फिर सिर्फ एक कमी रह गई है, उसको भी दूर कीजिए। x अपॉन ए पुट x इज इक्वल टू, या x अपॉन ए टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू, जो है यहाँ पे, इसको आप स्मॉल यू मान लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही y अपॉन बी भी मानिए, वैसे z अपॉन सी भी मान लीजिए। तीनों आप सेम टू सेम पैरेलल ऑर्डर में मान लेंगे। तो दूसरा क्या है, y अपॉन बी टू द पावर 2/3, इसको स्मॉल v हो जाएगा। z अपॉन सी टू द पावर 2/3, ये स्मॉल w हो जाएगा। तीनों हो जाएंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी a u टू द पावर 3/2। y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, b v टू द पावर 3/2। z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, c w टू द पावर 3/2। साथ ही में आपको dx भी मिल जाएगा। dx कितना मिल जाएगा, a तो है ही है, 3/2 बाहर आ जाएगा, u टू द पावर 1/2। dy और फाइनली dz। dz कितना हो जाएगा, 3/2 c w टू द पावर 1/2। आपका जो इंटीग्रल है कैपिटल V ऐसे लिख लीजिए, तो है ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz। 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, a इंटू b इंटू c abc, u टू द पावर 1/2 v टू द पावर 1/2 w टू द पावर 1/2 du dv dw। इसमें जो कांस्टेंट है वो तो बाहर चला गया, तो 27 डिवाइडेड बाई 8 abc तो बाहर आ गया,
जो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है, इसको अब आप सेम जो हमारे पास अभी अभी थ्योरम है उससे आप सीधे इसका रेडीमेड आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो ऐसे लिखिए एक बार से 3/2 माइनस 1 वी टू द पावर 3/2 माइनस 1 डब्ल्यू टू द पावर 3/2 माइनस 1 डी यू डी वी डी डब्ल्यू। इसमें यू वी डब्ल्यू सारे पॉजिटिव होंगे, साथ ही में यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो इसलिए 27 डिवाइडेड बाई 8 ए बी सी तो होगा ही होगा हमारे पास, ये तो पहले से ही है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो तीनों के ऊपर से मैं तो गामा फंक्शन ऑफ 3/2 वो होता है 1/2 गामा फंक्शन 1/2 स्क्वायर रूट पाई और उसका क्यूब मीन्स गामा 3/2 इंटू गामा 3/2 इंटू गामा 3/2 तीन बार आएगा इसलिए उसका क्यूब हो जाएगा, तो मैंने सीधे गामा 3/2 की वैल्यू लिख ली 1/2 गामा 3/2। इसके बाद क्या बच जाएगा, नीचे नीचे 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2 9/2 प्लस 1, तो 9/2 प्लस 1 है तो कहाँ से शुरू होगा 9/2, फिर कितना आएगा 7/2, फिर 5/2, फिर 3/2, फिर 1/2 और फिर स्क्वायर रूट पाई। तो इसको फाइनली आप क्या कर लीजिए, रीअरेंज कर दीजिए। यहाँ पे स्क्वायर रूट पाई का क्यूब है तो एक स्क्वायर रूट पाई यहाँ नीचे है ही, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इस सारे को कैंसिल करोगे तो कितना मिल जाएगा 4 पाई ए बी सी बाई 35 और इंटू 8 भी लिख रहा हूँ मैं। ये 8 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने जो वॉल्यूम निकाला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला है, इसलिए मैंने 8 को मल्टीप्लाई किसी से नहीं किया हुआ है। हमारा जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो 8V है, तो जो वॉल्यूम चाहिए था हमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 पाई ए बी सी डिवाइडेड बाई 35, ये हमारा जो है रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाएगा। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने 8 सेपरेटली इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि जिससे थोड़ी देर में मैं उसको 8 से मल्टीप्लाई करके हटा सकूं। तो आप देख लीजिए वॉल्यूम कितनी आसानी से निकल गया उसी ट्रिपल इंटीग्रेशन का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी अभी आपने किया, क्वेश्चन इससे डिफिकल्ट भी बनाया जा सकता था जो कि मैंने बनाया नहीं, आप बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो 2/3 2/3 2/3 है, सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी हो सकता था, x अपॉन ए टू द पावर 2n प्लस y अपॉन b टू द पावर 2n प्लस z अपॉन c टू द पावर 2n और इसके आगे 1 के इक्वल। सेम टू सेम ऐसे ही चलिए, आप ऐसे ही चलिए, सिर्फ चेंज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो 2/3 है वहाँ पे 2n है, तो u टू द पावर कितना हो जाएगा, जो x इक्वल टू ए यू टू द पावर 3/2 है वो x ए यू टू द पावर 1/2n हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही y में भी हो जाएगा, z में भी हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम वही स्टेप आप फॉलो कीजिए, हो जाएगा। तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे पिछले ट्रिपल इंटीग्रेशन के लेक्चर में हमने क्या था, लास्ट में एक टेट्राहेड्रन बना था, उसका वॉल्यूम निकाला या मास निकाला, सारी चीज़ें की होती है, सब में ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। उसको भी देख लेते हैं इससे होता है कि नहीं होता है। तो मान के चलिए फाइंड, आपको जो है मास करना टेट्राहेड्रन का, द प्लेन x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल टू 1 meets coordinate axis कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी मान के चलिए एक्स वाई जेड को, फाइंड मास ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, मास ऑफ द टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी, मतलब इस प्लेन से और फर्स्ट ऑक्टेंट में जो टेट्राहेड्रन बनता है, पिछली बार मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 नहीं लिया मैंने, यहाँ पे मैंने थोड़ा और डिफिकल्ट कर दिया उसे। ओ ए बी सी का मास निकालिए, द डेंसिटी, डेंसिटी की बना है आपको
द डेंसिटी at any point xyz is kxyz। सेम टू सेम वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट बनाया हुआ है। तो अगर आप ट्रिपल इंटीग्रेशन से करोगे तो आप ध्यान रखिए, आपको लिमिट रखनी होगी। पहले जेड की रखिए, फिर वाई की रखिए, फिर एक्स की रखिए। इसमें आसान है, लेकिन इससे पिछले वाले में देख लीजिए उतना आसान नहीं रहेगा। जब आप करोगे तो उतना आसान नहीं रहेगा। तो आपको बेसिकली करना है क्या है, एक पॉइंट पी पे डेंसिटी दे रखी है, तो उस पे तो उस पॉइंट का मास कितना होगा। पॉइंट का मास का मतलब है पॉइंट पे एलिमेंट्री वॉल्यूम हम बनाएंगे, जिसकी साइड डी एक्स डी वाई डी जेड है। क्योंकि वो बहुत छोटी होती हैं, इसलिए उतने पे हम ये मान के चलते हैं कि डेंसिटी के एक्स वाई जेड है, इसलिए उसका मास निकल जाता है के एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। इसको हमें पूरे में इंटीग्रेट करना है। मतलब जो मास का जो इवेंट हो रही है, मास की जो घटना हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, वो पूरे पे फैलानी है हमको, या पूरे पे निकालनी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन, मास का कितना होगा। जो हमारा क्वेश्चन है कुछ कुछ ऐसा है, ये 3 पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके अंदर जो इस प्लेन और कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको मैं थोड़ा डबल कर लेता हूँ, या ऐसे भी कर सकता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लें। इस लाइन को मैंने डबल कर दिया 2 कलर से, ये और ये। इतने का मास निकालना है आपको इनके बीच का, यहाँ, यहाँ और यहाँ तक का, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉजिटिव वाले ऑक्टेंट में। और इस जो टेट्राहेड्रन हमारे सामने पर है, जो इस प्लेन से बना हुआ है, कटे हुए कोऑर्डिनेट एक्सिस, उन 3 पॉइंट को आप ए बी सी नाम दीजिए। इसका निकालना है। तो करने का तरीका वही, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट पी ले लीजिए जो एक्स वाई जेड है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, एलिमेंट्री मास बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे पे थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ समझने के लिए। कुछ कुछ ऐसा। तो ये पॉइंट पी हो गया। इस पे जो वॉल्यूम बना है, ये यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है मेरा, ये समझ में नहीं आएगा तो आप नीचे देख लीजिए, इसका जूम ही है। इस पे आपने क्या बनाया, डी एक्स डी वाई डी जेड का एलिमेंट्री वॉल्यूम। तो मैं ये बोल रहा था, जो डी एक्स डी वाई डी जेड ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। इसलिए हम ये मान के चलते हैं जितना भी ये पूरा वॉल्यूम है, इसके अंदर भी डेंसिटी कितनी है, कि एक्स वाई जेड ही है। इसलिए इसका मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम डी एक्स डी वाई डी जेड इज, उसका मास होगा डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स के एक्स वाई जेड इंटू वॉल्यूम। आप ऐसा मत कर लीजिए कि पहले बताया था मैंने, फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं। जब मास इंटू वॉल्यूम होता है, पूरे टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कभी नहीं आएगा। क्योंकि वो तब होता है जब ये होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जरूर नहीं है कि डेंसिटी होमोजीनियस हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में हर पॉइंट पे डेंसिटी चेंज हो रही है, इसलिए आप उसको यूज मत कीजिए। यहाँ पे डी एक्स, फिर क्वेश्चन ये भी आता है, ये भी क्लियर कर लेता हूँ। जब हर पॉइंट पे बदल रही है, तो इस क्यूब के अंदर भी तो हर पॉइंट पे बदल रही होगी, तो इसका भी वेट ऐसे कैसे होगा, ये भी तो गलत है। तो उसका इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया था, डी एक्स डी वाई डी जेड इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि लगभग लगभग वो पूरा पॉइंट जो है पी पर ही मान, पूरा वॉल्यूम जो है पी के बहुत ज़्यादा करीब है, पॉइंट पी पर ही है, इसलिए कोई इश्यू नहीं है। इसलिए टोटल मास अगर एम हो तो कितना होगा, 3 बार इंटीग्रेट करेंगे, किसे, के एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। बस इतने से हमें आंसर मिल जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना होगा, एक्स बाय ए को आप क्या रखिए, यू रखिए। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए यू। डी एक्स कितना हो जाएगा, ए डी यू। अब 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ तीसरा क्वेश्चन में आप खुद ब खुद कर पाएंगे। जैसे मैंने एक्स के लिए किया हुआ है, वैसे आप वाई के लिए भी कीजिए। एक्स कितना है, ए यू, वैसे वाई के लिए भी कर सकते हैं, वैसे जेड के लिए भी कर सकते हैं। तो के तो कांस्टेंट है, ए यू आ गया एक्स, बी वी आ गया अगला, सी डब्ल्यू आ गया अगला, और ऐसे ही डी एक्स डी वाई डी जेड कितना आ गया, ए बी सी डी यू डी वी डी डब्ल्यू।
और इसकी वैल्यू ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएगी, के कांस्टेंट, ए बी सी कांस्टेंट, फिर से ए बी सी आ जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यू वी डब्ल्यू पे आ जाइए, u to the power 2 minus 1 v to the power 2 minus 1 w to the power 2 minus 1 और du dv dw। इसे आसानी से कर सकते हैं आपके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, गामा 2 इंटू गामा 2 डिवाइडेड बाय गामा और 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1। और इसका आंसर आपको पता है कितना होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। गामा 2 की वैल्यू 1 होती है, गामा 7 की वैल्यू 6 फैक्टोरियल होती है। जो कि मैंने पहले बताया था, अगर एल एम एन इंटीजर हो तो हमारे पास थोड़ा नाइस वैल्यू होती है। नाइस मतलब लिखने में आसान होती है, अच्छी होती है, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड आ सकती है। तो ऐसे आपने कितनी आसानी से निकाल दिया बिना लिमिट, इंटीग्रेशन की लिमिट जाने हुए। तो और क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। मैं अगला टॉपिक करता हूँ। एक और थ्योरम मैंने उस दिन आपको बताई थी, याद होगी आपको। ल्यूविल, इसे ल्यूविले भी पढ़ते हैं, हिंदी में ल्यूविले ये लोग इसे पढ़ते हैं, हिंदी मतलब इंडियन रीजन में। पर ये ल्यूविल है, इसका प्रोनाउंसिएशन, फ्रेंच मैथमेटिशियन का नाम है ल्यूविल। तो ल्यूविल एक्सटेंशन, तो ये एक्सटेंशन है किसका, पिछली थ्योरम का, जो थ्योरम अभी अभी आपने पढ़ी हुई है। इसमें कंडीशन क्या है, इफ h1 इज लेस देन x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन h2, ये कंडीशन एक्स्ट्रा है। बाकी सारा वही है जो थ्योरम है, बाकी सारा वही है। एक्स वाई जेड पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने एक बार पहले भी लिखा था, इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अगर एक्स वाई जेड सारे पॉजिटिव हैं, ये कंडीशन एक्स्ट्रा है। पिछले में कंडीशन क्या थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 थी, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई है। तो देन कितना होता है, जो ये ट्रिपल इंटीग्रल होता है, ट्रिपल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स टू द पावर एल माइनस वन, वाई टू द पावर एम माइनस वन, जेड टू द पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है गामा एल गामा एम गामा एन डिवाइडेड बाई गामा ऑफ एल प्लस एम प्लस एन, और प्लस 1 यहाँ पे नहीं होता है जो पिछली बार में होता था, उसकी जगह यहाँ पे नया इंटीग्रेशन आएगा h1 टू h2 एफ यू यू टू द पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी यू, ये है। और इसको भी आप सेम टू सेम वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि आपने पिछली वाली थ्योरम प्रूफ की थी। इस तरह से आप किसी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल का बिना बिना कुछ जाने हुए, मतलब लिमिटेशन कहाँ से कहाँ तक है, उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें फिर यही क्वेश्चन आता है कि लिमिट तो नीचे वाला h1 कहाँ लाएं, कहाँ से लाएं, ऊपर वाला तो जैसे पिछले में लाए थे ला देंगे, हम नीचे वाला कहाँ से लाएं। तो इसका आंसर ये है कि जब सारे पॉजिटिव हैं, तो जैसे फर्स्ट की क्वाड्रेंट की हम ऑक्टेंट की हम बात कर रहे थे, तो h1 की जगह 0 लिया जा सकता है। करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल है, इसको करके देखते हैं। मान के चलो इवेल्युएट क्या करना है, 3 बार इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। मान के चलो ये इंटीग्रेशन करना है इन पॉजिटिव ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेंट। such that x plus y plus z less than equal to 1। x बाई ए भी हो सकता था, क्योंकि उसके बाद मैनिपुलेशन आपको करना है, लेकिन अब ये मान के चलिए पहले ऑक्टेंट में है और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है। डिरिचलेट से तो नहीं होगा ये, डिरिचलेट से इसलिए नहीं होगा क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड है ऊपर, लेकिन ल्यूविले से हो जाएगा। ल्यूविले से कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जो बाउंड्री है, सॉल्यूशन, जो बाउंड्री है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वो क्या है,
0 लेस देन x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट का है ना क्वेश्चन वाले ने, लेस देन इक्वल टू 1, और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और z ग्रेटर देन 0 तो है ही। तो h1 भी मिल गया, h2 भी मिल गया। आगे बढ़िए, आगे क्या बढ़ना है, ये ट्रिपल इंटीग्रल जो होगा बिना लिमिट जाने हुए e टू द पावर x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz, इसको पहले स्टेप में आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधे आंसर लिखिए। x टू द पावर 1 माइनस 1, y टू द पावर 1 माइनस 1, z टू द पावर 1 माइनस 1 dx dy dz, ये देखो बन गई ये फॉर्म। तो कितना होता है, गामा एल गामा एम गामा एन एल प्लस एम प्लस एन। तो करिए फिर यहाँ पे, एल तो 1 है, तो गामा 1 इंटू गामा 1 इंटू गामा 1, कितनी बार भी करो 1 ही आना है उसने, डिवाइडेड बाई गामा ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 3, गामा 3 का मतलब 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू इंटीग्रेशन h1 टू h2, h1 0 हो गया, h2 1 हो गया। किस चीज़ का, h1 टू h2 होता है जो भी फंक्शन एफ एक्स वाई जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का है, उसकी जगह पे u रख लो, तो एफ यू का होगा। एफ यू कितना हो जाएगा, e टू द पावर u, और u टू द पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस 1, तो u टू द पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस 1 मीन्स यहाँ पे जो है इसकी पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 डी यू। तो इसको कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर दीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो बड़ा आसान है, 1/2 तो पहले आ जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जब आप करेंगे, ये u टू द पावर 3 माइनस 1 को आप u स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए क्योंकि आसानी होगी। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 0 टू 1 माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स, मतलब पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 2u इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन u, और ये 0 टू 1 इतना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2, u की जगह पे 1 रखोगे तो e आएगा, 0 रखोगे तो कुछ नहीं आएगा, माइनस 2 टाइम्स फिर से वही इंटीग्रल स्टार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू द पावर u 0 टू 1, या आप सीधे e टू द पावर u को फिर से इंटीग्रेट करके कितना लिख सकते हैं, e टू द पावर u लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट भी क्लोज्ड ये भी क्लोज्ड, इज इक्वल टू 1/2। तो कीजिए इसे, e माइनस पहले वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u इक्वल टू 1 रखोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं रखोगे तो ये 0 रखोगे तो 0 हो जाएगी, तो 1 माइनस 2e हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसकी वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी 2। इस बार e टू द पावर u का इंटीग्रेशन है तो वो e माइनस 1 होगी, ये ध्यान रखना, पिछली बार की तरह केवल e ही नहीं रहेगा, तो इसलिए इस बार क्या रहेगा 2e भी आएगा माइनस 2 भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो e टू द पावर u है इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, 1 रखोगे तो भी कुछ मिलेगा, 0 रखोगे तो भी कुछ मिलेगा, 0 रखोगे तो 1 मिलेगा। पिछली बार तक वो तुरंत 0 हो जा रहा था, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये 1/2 e माइनस 2 आ गया, इसलिए ये आया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन जितने भी उन्हें कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। थैंक यू।